स्टडी जोन चैनल से हम आज आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता का अगला वीडियो लेकर आए हैं। जैसे हम पिछली वीडियो में आपको हम बताए थे जो सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण कैसे हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव का पता कैसे चला, सिंधु घाटी सभ्यता में किन लोगों का निवास था, कौन लोग रहते थे और कितना से कितना कालक्रम था। आज हम उसी वीडियो को फिर आगे लेकर चलते हैं। आज हम आपसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ मुख्य बातें और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का जीवनी क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता किस पे आधारित थे, कृषि पे, व्यापार पे या शिल्पकारी पे, इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, हम इस पे आपसे बात करेंगे। तो ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था वो उत्तर में मांडा मतलब जम्मू कश्मीर, उत्तर में मांडा मतलब जम्मू कश्मीर और दक्षिण में दायमाबाद मतलब महाराष्ट्र, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में मकरानगढ़ मतलब सिंध प्रदेश और आलमगीर मतलब उत्तर प्रदेश। इसका जो विस्तार था वो त्रिभुजाकार था, इसका जो विस्तार था वो त्रिभुजाकार था। जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये सब क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आता था, जिसमें हड़प्पा सभ्यता निवास करते थे। अब हम बात करते हैं इनमें कुल स्थलों की संख्या, इसमें कुल स्थलों की संख्या 1500 है। अभी भी उत्खनन जारी है और दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं 1500 स्थल, जिसमें कुछ ऐसे स्थल थे जो परिपक्व थे, मतलब नगर के रूप में विराजमान थे, जिसे हम नगर की संज्ञा देते हैं। उन नगरों की संज्ञा में कुल 7 हैं: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, चाहुंद्रो, धौलावीरा और बनावली। ये 7 हम कुल शहर के संज्ञा में मतलब नगर के संज्ञा में जानते हैं। इन नगरों में क्या विशेषता थी, इन नगरों में क्या विशेषता थी? जैसे आप जानते हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को हड़प्पा सभ्यता का राजधानी कहा गया, संयुक्त राजधानी, और तीसरी राजधानी कालीबंगा को कहा गया है। मोहनजोदड़ो का मतलब मृतकों का टीला होता है और कालीबंगा मतलब तीसरी राजधानी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 483 किलोमीटर है और हड़प्पा से चाहुंद्रो की दूरी 130 किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला है जो नगर की ओर दर्शाता है। विशाल स्नानागार किसी पर्व, त्यौहार या पूजा पाठ के लिए ही संयुक्त रूप से इस्तेमाल किया जाता था, मतलब उसका उपयोग संयुक्त रूप से पर्व, त्यौहार, पूजा पाठ के रूप में किया जाता था। इस स्नानागार के बगल में पंडित का आवास मिला है और इस स्नानागार दुर्ग के पास है, मतलब शहर के पास। शहर जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में 2 तरह की स्थल होते थे, जैसे धौलावीरा में 3 हैं, एक दुर्ग मतलब घेरा हुआ क्षेत्र और एक बिना दुर्ग वाला। दुर्ग वाला में राजा निवास करते थे माना गया है और बिना दुर्ग वाला में वहाँ के प्रजा निवास करते थे। तो ये विशाल स्नानागार दुर्ग के पास है। उसके बाद सबसे बड़ी इमारत जो मिली है मोहनजोदड़ो में वो है कुठार, मतलब कोठार मतलब जहाँ अनाज रखा जाता था, अनाज को एकत्रित करके रखा जाता था। और उसके बगल में एक पक्की ईंटों का बना फर्श मिला है जिस पे अनाज को मतलब बिछाया जाता था, मतलब सुखाया जाता था। उसी अनाज के फर्श पे जौ और गेहूं मिला है, जिससे ये पता चलता है इस फर्श पे अनाजों को सुखाया जाता था। अब इस नगरीकरण में जो मुख्य बातें थी, सबसे प्रमुख बात वो जल का जो मतलब निष्क्रिय होकर निकलता था, वो जो निकास प्रणाली थी नालियों के द्वारा जिसका प्रवाहन मतलब गंदगी को निकाला जाता था शहर से, उस विशाल जल निकास प्रणाली जो थी वो नालियाँ थी, ठीक मुख्य सड़क के पास होता था। अभी भी आप देखते होंगे शहर में, गांव में जो नाली बनी होती है उसको ढका नहीं जाता या कहीं कहीं ढका भी होता है, लेकिन ज़्यादातर बिना ढका होता है या ढक दिया जाए फिर भी तोड़ दिया जाता है। मतलब गंदगी का बहुत ज़्यादा नाली के पास विकास होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। नालियों को सिलपट्टों के द्वारा ढका जाता था।
और मुख्य सड़क के पास जो घर होता था उसके जो गेट होते थे, द्वार निकलने के वो विपरीत होते थे, सड़क के तरफ नहीं होते थे, मतलब गंदगी घर के अंदर ना जाए, इतना साफ सुथरा पे ध्यान रखा जाता था। यही इस नगरीकरण में मुख्य विशेषता थी। अब हम इसके बाद बात करेंगे कृषि पे। जैसा आप जानते हैं पहले सिंधु घाटी क्षेत्र बहुत ज़्यादा उपजाऊ था, वहाँ बाढ़ आने के कारण नील नदी से ज़्यादा भी उपजाऊ था। नील नदी से ज़्यादा यहाँ भांगर और खादर मिट्टी मिलते थे। जब सिकंदर हमारे देश आया था तो उसके साथ जो इतिहासकार आए थे वो बताते हैं जो सिंध वाले क्षेत्र मतलब सिंधु वाले क्षेत्र बहुत ज़्यादा उपजाऊ थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ जब सिंधु घाटी के लोग निवास करते थे तो वहाँ के वृक्ष को, वहाँ के भूमि को, वृक्षों को काट कर बराबर औजार बनाए, अपने काम में उपयोग में लाए, जिसके कारण धीरे धीरे वहाँ सूखा पड़ने लगा। सूखा पड़ने लगा मतलब मरुस्थल का निर्माण होने लगा। लंबी दीवार का निर्माण था, जिससे ये पता चलता है जो यहाँ बाढ़ आता था जिसकी सुरक्षा के लिए लंबी दीवार बनाई गई थी पक्के ईंटों से। राजस्थान में और बनावली में जैसे आप जानते हैं हल मिला है, लकड़ी का हल, और कालीबंगा में जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है, जिससे ये पता चलता है जो ये लोग खेती भी करते थे और खेती पे भी आश्रित थे। वैसे इनका मुख्य जो आय का इनकम था, मतलब जो इनका मुख्य व्यवसाय था वो बिजनेस था, मतलब व्यवसाय करते थे मिस्र, मेसोपोटामिया और मिस्र के सभ्यता से व्यापार होता था। लेकिन कृषि भी ये लोग करते थे और कृषि का भी उतना ही योगदान था जितना व्यापार का था। ये लोग जौ, राय, मटर, गेहूं ये सब अनाज से परिचित थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे पहले कपास का उत्पादन किए। सबसे पहले कपास का उत्पादन सिंधु घाटी सभ्यता में ही हुआ जो सिंधु घाटी के लोग किए, जिसके कारण यूनान के निवासी कपास को सिंडन कहते हैं। मतलब सिंधु से जो शब्द निकला उसे ही हम सिंडन कहते हैं। सिंधु के द्वारा बना ही शब्द ही सिंडन है, जिससे ये पता चलता है जो सिंधु घाटी के लोग सबसे पहले कपास का उपज किए। जिस कपास से सूती वस्त्र बनाया जाता था उससे ही व्यापार में लाया जाता था। धान का कोई पूर्ण रूपेण साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन एक जगह धान के भूसी का जला हुआ ढेर मिला है, जिससे ये पता चलता है जो धान भी यहाँ उपज होते थे। सबसे पहले जो उपज हुआ वो जौ था। क्या था? जौ। अब हम बात करते हैं पशुपालन पे। जैसे आप जानते हैं पशुपालन में कुबर वाला सांड जो था वो बहुत ही माननीय था, मतलब सबसे ज़्यादा उसे मानते थे और पूज्य के रूप में, मतलब पूजन के रूप में उसे उपयोग करते थे। कुबर वाले सांड बहुत प्रसिद्ध था। और ये लोग गाय, बैल, भैंस, बकरी, सुगर, भेड़ इत्यादि से परिचित थे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, जैसे भेड़ का ऊन काट के वो लोग वस्त्र में उपयोग करते थे। उसके बाद घोड़ा, ऊंट। घोड़ा का कोई पूर्ण साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन कहीं कहीं घोड़े का चर्चा मिला है, लेकिन अभी तक प्रमाणित नहीं हुआ है। गधा, ऊंट का उपयोग करते थे ये लोग माल ढोने में, और शायद कृषि करने में भी ये लोग हल चलाने में भी पशु का उपयोग करते थे। उसके बाद कुत्ते शुरू से ही पालतू थे। जैसा आप जानते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता में सबको जो दफनाया गया, मतलब समाधान किया गया, उसमें भी कहीं कहीं साथ में कुत्ते को भी रखा गया, मतलब साथ में कुत्ते को दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। मतलब है जो कुत्ते को शुरू से ही पालतू पशु के रूप में ये लोग पालते आए हैं और शुरू से ही कुत्ते पालतू पशु हैं। उसके बाद एक जगह बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते को दिखलाया गया, मतलब चित्र उसके पांव का पीछा करते हुए, बिल्ली को पीछा करते हुए कुत्ता को दिखलाया गया, मतलब कुत्ता बिल्ली से भी परिचित थे। और एक पशुपति का जो चित्र मिला है उसके आसपास भेड़, गेंडा, हाथी और बाघ का चित्र है, और पांव के पास 2 हिरण का चित्र है। मतलब ये लोग हाथी, भेड़, गेंडा, बाघ और हिरण से भी परिचित थे। पशुपालन से इन लोगों को जो प्राप्त होता था, ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। तो शाकाहारी मतलब अनाज भी खाते थे और मांसाहारी मतलब मांस भी खाते थे। तो इन लोगों को जो पशु से उपयोग में जो लाते थे, खेती करते थे, कृषि करते थे, माल ढोने में उपयोग करते थे, और कपड़ा जैसे भेड़ से ऊनी वस्त्र प्राप्त करते थे। उसके बाद
मांस का भी मतलब भोजन में भी ये लोग पशु का उपयोग करते थे। उसके बाद हम बात करते हैं शिल्प। शिल्प में आप जानते हैं मतलब हस्तकारी, हाथ से जैसे वो मृदभांड बनाते थे, मृदभांड पे लाल रंग से रंगते थे तो उस पर काले रंग से चित्रकारी करते थे, या फिर काले रंग से रंगते थे तो लाल रंग से चित्रकारी करते थे। और वो कांस की मूर्ति, कांस की नर्तकी बहुत फेमस है। सिंधु घाटी सभ्यता का कांस की नर्तकी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। वो कांस की नर्तकी इस प्रकार बनाया जाता था, पहले उसमें मोम से मूर्ति का आकृति बनाया जाता था, फिर उस पर मिट्टी का लेप लगाया जाता था, फिर उसको आग में पकाया जाता था, उसके बाद उससे मोम निकल जाता था। ऑलरेडी जब आग में दीजिएगा तो मोम निकल जाएगा। फिर उसमें कांस भर दिया जाता था। कांस तांबा और टीन से मिलकर बनता है। कांस उसमें भर दिया जाता था, उसके बाद फिर पुनः आग में पकाकर मिट्टी निकाल दिया जाता था और वो कांसे की नर्तकी का निर्माण होता था। उसके बाद ये लोग शिल्पकारी में जैसे बर्तन का उपयोग करते थे, बर्तन बनाते थे, औजार बनाते थे और बहुत सारे शिल्पकारी करते थे। जैसे औजार में छुरी, भाला ये सब उपयोग में लाए। पत्थर से औजार बनाते थे, गेहूं काटने के लिए, किसानी करने के लिए भी पत्थर का औजार होता था। उसके बाद सूती वस्त्र के टुकड़े मिले हैं, एक जगह अंगूठी में सूती वस्त्र फंसा हुआ मिला है, मतलब सूती वस्त्र से बांधा हुआ मिला है। इससे हमें ये पता चलता है जो कपास की जो ये लोग उपज करते थे, कृषि करते थे, उससे ये लोग सूती वस्त्र का निर्माण करते थे। विशाल, आप तो जानते हैं जैसे स्नानागार, कोठार, ये सब विशाल भवन था जिसका निर्माण ये दर्शाता है ये लोग स्थापत्य कला में भी कहीं ना कहीं परिपूर्ण थे। उसके बाद श्रृंगार मिला है, ऊनी वस्त्र मिला है, जैसे ठंडी के मौसम में ये लोग ऊनी वस्त्र पहनते थे, गर्मी के मौसम में सूती वस्त्र पहनते थे। ये लोग शिल्पकारी में इतना आगे थे। ठीक है, तब हम आज आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताएं, जिसमें हम आपको बताएं कुछ मुख्य बातें, विविध बातें, फिर नगर योजना, फिर कृषि, फिर पशुपालन, फिर शिल्प। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे लेकर आएंगे। आप लोग जुड़े रहिए और अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।